गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक होंगे। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर और रोम्बस से संबंधित मतलब कि वर्ग और समचतुर्भुज से संबंधित बातें बताई थी। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी के सिलसिले में, और मैं समझता हूँ किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज पहले है, एक होता है आयत। आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल किसको कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज, रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान, आमने सामने की भुजाएं समान, एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। I mean the quadrilateral having opposite sides equal and each angle measures 90 degree is called a rectangle. I mean the quadrilateral having opposite sides equal and each angle measures 90 degree is called a rectangle. तो रेक्टेंगल क्या हुआ? अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए, सपोज कीजिए यह ए है, बी है, सी है, डी है, यह रेक्टेंगल है। अगर यह 5 सेंटीमीटर है, अपोजिट साइड ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह 3 सेंटीमीटर है, यह भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, यह 90 डिग्री का होना चाहिए हर एंगल। तो ये क्या होता है? यह आयत कहलाता है, जिसे रेक्टेंगल कहते हैं। अब इसमें देखिए, आयत में कितने विकर्ण होंगे? तो आपको 2 विकर्ण होंगे। किसी आयत में कितने विकर्ण हो गए? किसी आयत में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण को ही डायगोनल भी कहते हैं। 2 विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाइयां समान होती हैं। देखिए, जिनकी लंबाइयां समान होती है, ये दोनों ही विकर्ण होंगे, और दोनों ही जिनकी लंबाइयां समान होती है, ये दोनों ही सेम लेंथ के होंगे। जैसे आपको AC बराबर क्या होगा? BD। AC हमेशा ही BD के बराबर होगा। ये दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं, मगर 90 पे नहीं करते हैं। मैंने कहा, in a rectangle there are 2 diagonals of equal length. They intersect each other, or you can say that they bisect each other, but not at 90 degree. बाइसेक्ट तो करते हैं, समद्विभाग करते हैं, आधा आधा भाग में बांटते हैं, लेकिन वो 90 पे नहीं करते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया AO इक्वल टू CO, और फिर क्या हो गया? BO इक्वल टू DO, और चूंकि AC इक्वल टू BD है, तो AC BD के बराबर है, तो फिर दोनों का हाफ हाफ भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए AO इक्वल टू CO बराबर है BO इक्वल टू DO, और कोई भी कोण ये 90 डिग्री का नहीं होगा।
तो ये आपको रेक्टेंगल होता है जिसे आयत कहते हैं। अब मेंसुरेशन में फिर हम इस चीज़ को देखेंगे कि इनका किसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, ये अगर समझ में हो जाए क्या फार्मूला किसका क्या होता है और क्यों होता है, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। खास कर अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठे हैं तो वहाँ पे भी आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आयत का, अगर आयत का आपसे ये कह दे आयत का क्षेत्रफल, आई मीन आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल आई मीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसे हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए, यह आपका लेंथ हो गया, यह भी आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ हो गया। ब्रेथ कहते हैं चौड़ाई को, इसी को लिखेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे जी हिंदी में। अब जितनी लंबाई है उसके सब यूनिट को b से गुना होना है, यहाँ से यहाँ तक का। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एरिया क्या होता है, बाउंडेड रीजन का मेजरमेंट। तो ये जितना भी बाउंडेड रीजन है, l इसका लेंथ हुआ, इसमें b से मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसलिए इसका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब आप देखेंगे अगर रहे पेरीमीटर, आई मीन आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति अगर हम लोग लिखेंगे, आयत की परिमिति आई मीन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आप लोग जानते होंगे 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब ये क्यों होता है जरा इसे समझते हैं। अगर सपोज कीजिए हमें याद नहीं है इसका पेरीमीटर क्या होगा, फिर भी कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो परिमिति क्या होता है, चारों ओर की दूरी होती है। अब चारों ओर की दूरी होती है तो आप देखिए, अगर इसे लिखेंगे, यह एल है तो एल प्लस यह क्या हो गया बी सी, ये हो गया बी, ये क्या हो गया सी डी, ये भी क्या हो गया आपका एल, और ये क्या हो गया डी ए, ये भी हो गया बी। अब एल एल को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2l, बी बी को जोड़ेंगे तो 2b, ये 2 अगर कॉमन लिया l प्लस बी, यही ना आपका 2l प्लस बी होता है। अब देखिए इसका विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण जिसे हम लोग कहते हैं डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। देखिए, यह आपको डायगोनल कहलाता है, एसी हो बीडी हो, किसी को भी लेके देख लीजिए, दोनों का लेंथ तो सेम ही होता है ना। अब इसको अगर एसी को लिखेंगे, ये आपको ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। आप पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े हैं, हाइपोटेनिस क्या होता है जिसे कर्ण कहते हैं, बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर जोड़ बेस स्क्वायर, आई मीन लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए पूछेगा क्या, तो मैंने कल भी कहा था इससे पहले के वीडियो में कि यहाँ पे सिर्फ फार्मूला कोई नया नहीं होता है जी, सब जो बचपन से पढ़ते हैं वही फार्मूला रहते हैं, पूछने का अंदाज बदल जाता है। जैसे वहाँ दे देगा लंबाई चौड़ाई दे देगा लेंथ ब्रेथ और बोलेगा कि फाइंड एरिया, यहाँ पे क्या कहेगा कि ठीक उसी को एरिया ही आपसे निकलवाना है, लेकिन वो पूछ देगा कि एक खेत की लंबाई इतनी है जी, चौड़ाई इतनी है, इसमें हमें घास लगानी है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, तो टोटल कितना खर्च आएगा। तो आपको क्या करना है, अब घास लगाना है तो समझिए कि क्या निकालना होगा, तो इसी पे लगेगा ना, जो इसका रीजन है, जो क्षेत्र है, इसी में लगेगा, खेत में ही घास लगनी है। इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो जब क्षेत्रफल इसको कहते हैं तो यह आपका हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकाल के जितना मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कॉस्ट निकल जाए। सपोज कीजिए आपसे कहे कि एक लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है, और बोलेगा कि इसको हमें फेंस करना है, यानी तार का घेरा लगाना है। अब फेंसिंग करना है तो कितना लेंथ लगेगा वायर का,
तो हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। लगेगा तार तो ये चारों तरफ से ही ना जी। अब फिर अगर उसी में बढ़ के दिया है 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे और पेरीमीटर निकाल के फिर 1 मीटर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें कितना बड़ा लंबा रोड रखा जा सकता है जी, बांस रखा जा सकता है, कुछ भी पूछ दे। हमें समझना है, हमें डायगोनल निकालना है, तो विकर्ण निकाल लेंगे, वही लेंथ होगा। तो 2 ये जी सिर्फ 9th-10th में ये समझ लेना है कि हमें कब क्या निकालना है। और जूनियर सेक्शन में डायरेक्ट दिया रहता है, क्षेत्रफल निकालिए, परिमिति निकालिए। कोई दिक्कत किसी को समझने में, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है आपको समानांतर चतुर्भुज। अब ये समानांतर चतुर्भुज जो होता है, जिसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, तो वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ये सभी समानांतर चतुर्भुज ही होते हैं। ये सभी समानांतर चतुर्भुज ही होते हैं। और समानांतर चतुर्भुज होते हैं, और ये अलग से भी समानांतर चतुर्भुज को देख लीजिए। तो ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसे हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर एवं समान हो, समानांतर एवं समान हो, वह समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, आमने सामने की भुजाएं समान हो, आई मीन the quadrilateral having opposite sides, parallel and equal is called a parallelogram, अब देखिए, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेलल होंगे ही होंगे, और अगर पैरेलल हैं तो इक्वल होंगे ही होंगे। अब अभी जो टीचर का एग्जाम हो रहा है जी, वो TRE 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछ रहा है, तो उसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न पूछ रहा है, तो आप उसमें देखे होंगे कि वो ऑप्शन दे देता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये वाला जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन देता है। तो यहाँ समझना है, स्क्वायर हो या आपको रेक्टेंगल हो या आपको रोम्बस हो, इन सबों में अपोजिट साइड्स इक्वल ही होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो वहाँ पूछ दे सकता है टीचर वाले एग्जाम में इस तरह कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर चतुर्भुज है। अब वर्ग दे दिया, आयत दे दिया, समचतुर्भुज दे दिया, नीचे ऑप्शन दे दिया, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो ऑलरेडी वो सभी भी समानांतर चतुर्भुज होगा, तो फिर उसमें ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक का हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उन सबों में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। अब देखिए, तो समानांतर चतुर्भुज में ये देखिए, और समानांतर चतुर्भुज में आप और देखिएगा कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। और वह समानांतर चतुर्भुज जिसमें 90 सब एंगल 90 हो जाता है, वही पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। अगर नहीं है तो वो क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी इसमें हो गया नो एंगल मेजर्स 90 डिग्री, नो एंगल
मेजर्स 90 डिग्री, मेजर्स 90 डिग्री। अब ऐसा भी पूछ सकता है कि वो पूछ देगा कि वह समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो आपको समानांतर चतुर्भुज में तो वर्ग भी हो गया जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, आयत भी हो गया जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। तो फिर ये दो ऑप्शन दे के देखिएगा तो एक से ज्यादा हो गया। तो कोई कोण 90 डिग्री न हो, कोई कोण 90 डिग्री न हो। ठीक है, अब जरा देखिए ए बी सी डी। अब देखिए इसमें कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण हो गए, दो विकर्ण होंगे। आई मीन दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। अब आप देख के ही समझ सकते हैं इनकी लंबाइयां समान है क्या, नहीं है ना, ये वाला थोड़ा बड़ा है, ये वाला थोड़ा छोटा है ना। दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाइयां समान नहीं होती है, जिनकी लंबाइयां समान नहीं होती हैं, जिनकी लंबाइयां समान नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। अब लंबाई समान नहीं होती है कहने का मतलब AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC BD के बराबर नहीं होता है। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, समद्विभाजित तो करते हैं, मगर 90 पे नहीं करते हैं। आई मीन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं मगर 90 पर नहीं, समद्विभाजित तो करते हैं, समद्विभाजित तो करते हैं मगर 90 डिग्री पर नहीं, मगर 90 डिग्री पर नहीं। समद्विभाजित तो करते हैं मगर 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। अब देखिए इनके विकर्ण, इसका मतलब AO बराबर CO हो गया और BO इक्वल टू DO हो गया। हाँ, ये दोनों आधा आधा कर देते हैं, चूंकि AC और BD बराबर नहीं है इसलिए चारों पार्ट नहीं बराबर हो सकता ना, इसलिए AO बराबर CO और BO बराबर क्या हो गया, ये DO हो गया। अब इसमें देखिए इसका पूछेगा क्षेत्रफल, अगर एरिया पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं आधार गुणे शीर्षलम, आधार गुणे संगत शीर्षलम। अब देखिए संगत शीर्षलम, अब कोई कह सकता है कि सर ये शीर्षलम क्या होगा। देखिए यहां से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, सपोज कीजिए यह E है, DE परपेंडिकुलर डाला हमने, तो DE तो AB बेस हो गया और इसका संगत शीर्षलम कौन हो गया, संगत शीर्षलम आई मीन कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो गया, D। तो इसी का अगर एरिया लिखेंगे तो एरिया बराबर क्या हो गया, AB इंटू क्या हो गया, D हो गया। देखिए हमने अभी क्या क्या बताया, हमने कहा कि देयर आर टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम whose lengths are not equal. As you can see that AC is not equal to BD. Diagonals bisect each other but not at 90 degree. वो 90 डिग्री पे नहीं बाइसेक्ट करते हैं। एरिया क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अच्छा अब आप लोग बताइए, इसका अगर पेरीमीटर लिखना है जिसे हम लोग परिमिति कहते हैं, तो पेरीमीटर अगर लिखना है तो परिमिति इसकी क्या होगी, तो परिमिति क्या होगी, तो इसके भी परिमिति देखिए, यह लेंथ है, यह L है तो यह L, ये भी तो ये भी, क्यों, इन दोनों के अपोजिट साइड्स के तो मेजरमेंट्स इक्वल है ना। तो फिर इसका भी पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है, जो रेक्टेंगल का होता है, जो आयत का होता है। तो इसकी भी परिमिति क्या लिखेंगे, 2 इंटू L प्लस B लिखेंगे। अब फिर वही समझ लेना है कि कब हमें क्या पूछता है और हमें क्या निकालना है। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा और आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाए, कि जितना भी उसका आयतन निकालने का भी शंकु है, गोला है, सबको मैं इस वीडियो में बता दूं। एग्जामिनेशन बिल्कुल सामने है और बहुत बच्चे हमें लगता है कि पूरा वीडियो नहीं देख पाते हो आप, या पूरा वीडियो नहीं देखते, तो पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कैसे कोई फायदा होगा।
आप पूरा देखेंगे, एग्जाम का समय है, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ने पे जी। अब देखिए, एक होता है आपका समलंब चतुर्भुज। देखिए क्या होता है समलंब चतुर्भुज। देखिए एक होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसकी अंग्रेजी होती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है जी, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज आप जिसकी एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, जिसकी एक जोड़ी भुजा, जिसकी एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, समानांतर हो तथा एक जोड़ी भुजा असमानांतर, एक जोड़ी भुजा असमानांतर हो, असमांतर, असमानांतर। I mean quadrilateral having one pair parallel sides and other pair non-parallel sides. I mean the quadrilateral having a pair of parallel sides, a pair of parallel sides and other pair is non-parallel, is called, आप लिख सकते हैं अदर पेयर ऑफ साइड्स, ए नॉन पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। इससे हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब ये कैसा हो जाएगा जी, एक पेयर पैरेलल है, दूसरा नॉन पैरेलल है, ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ देखिए ए बी पैरेलल टू क्या हो गया, डी सी। अब इसमें दो डायगोनल्स तो होंगे, ये दोनों पैरेलल है बाबू, ये दो डायगोनल्स तो होंगे, इंटरसेक्ट भी करेंगे, लेकिन ये 90 पे करते हैं, नहीं करेंगे। अब कितने पे करेंगे, नहीं करेंगे, यह बात तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स का लेंथ कितना है। तो समलंब में दो विकर्ण होते हैं, समलंब में दो विकर्ण होते हैं, समलंब में दो विकर्ण होते हैं, समलंब में दो विकर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं ए सी है और बी डी है। इसके लेंथ के बारे में ये इक्वल होते हैं नहीं होते हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब कुछ इन दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन होता है जी, जिस समलंब चतुर्भुज का नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं और समानांतर भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, समद्विबाहु बाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्के की बात, जिस समलंब चतुर्भुज, जिस समलंब चतुर्भुज, जिस समलंब चतुर्भुज की असमानांतर भुजाएं, जिस समलंब चतुर्भुज की असमानांतर भुजाएं समान हों, समान हों, वे वह समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अंग्रेजी होती है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम,
isosceles trapezium. I mean the trapezium having non-parallel sides of equal length. The trapezium having equal non-parallel sides is called an isosceles trapezium. उसे हम लोग isosceles trapezium कहते हैं जी, ये बात ध्यान देंगे। और दूसरी बात एक और, यहाँ पे मैंने एक किताब में क्वेश्चन देखा, अगर दोनों ही नॉन पैरेलल साइड्स हैं और दोनों के अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, दोनों के मिड पॉइंट को आप देखिए ना, दोनों का अगर सपोज कीजिए ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है और यह मिला दिया जाए, मतलब यदि ये बहुत खूबसूरत बात जी, यदि ई एडी का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो, तथा एफ बीसी का मध्य बिंदु हो, बीसी का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, तो ईएफ का जो लेंथ होता है वो दोनों पैरेलल के साइड्स के डीसी प्लस AB बाई 2 के बराबर होता है। यानी सपोज कीजिए यह अगर 30 सेंटीमीटर होगा, यह अगर 50 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, वो आपका 30 जो 50/2 80/2, ये 40 बार कट गया, आई मीन ये 40 सेंटीमीटर होगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने एक किताब में ये क्वेश्चन देखी थी जी, दोनों ही मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो होता है उसका लेंथ दोनों ही पैरेलल लाइंस के सम का हाफ होता है। अब देखिए इसका अगर हम एरिया लिखते हैं, इसका अगर हम एरिया लिखेंगे जी, एरिया की हिंदी क्षेत्रफल होती है, इसका क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं तो वो बराबर होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, और इनटू क्या होता है, हाइट। क्या हो गया, समानांतर भुजाओं का जोड़, इसी को कहते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू क्या होता है, हाइट। हाइट ये हो जाएगा, ये जो हाइट हो जाएगा, जैसे कि आपका डी हो गया। तो ये आपको ट्रेपेजियम की बात हुई, इसे ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग चलते हैं, जो वॉल्यूम में पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड करना है, आपको वो सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, तो ऐसा करते हैं। अब अभी नहीं होता है तो वो पूरा करने पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, समझने में भी दिक्कत होता है, तो नहीं होता है तो हम क्यूबॉइड तक घन आप तक पढ़ा देते हैं, फिर वो 3 को अगले वीडियो में देख लेंगे। ऐसे तो मैं प्रयत्न कर रहा था कि पूरे को देख लें, ठीक है। आइए जितना हो पाए, जितना को समझ पाए, पढ़े अब तो सब होंगे ही होंगे, अब अभी सबको रिवीजन कर जाना है जल्दी जल्दी। और मैं साइंस का भी डालूंगा और SST वगैरह के लिए भी हम देखेंगे, मौका मिल गया तो डालेंगे। और आप लोग देखिएगा वीडियो पूरा, हमें लगता है बहुत स्टूडेंट नहीं पूरा देखते हैं, तो ऐसे कैसे होगा, थोड़ा भी एग्जाम के समय में भी तो देखिए। और जो भी मित्रगण हैं आपको उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी फायदा हो जाएगा जी। देखिए एक होता है आपका घन, जिसकी अंग्रेजी होती है आपका क्यूब, दूसरा होता है घनाभ, और घनाभ की अंग्रेजी होती है क्यूबॉइड। घनाभ की अंग्रेजी होती है, ये ऊपर में आपका घन, घन की अंग्रेजी होती है क्यूब, और फिर ये घनाभ, घनाभ की अंग्रेजी होती है क्यूबॉइड, घनाभ की अंग्रेजी होती है क्यूबॉइड, घनाभ की अंग्रेजी क्यूबॉइड होती है। देखिए अब घन और घनाभ में मैं बिल्कुल द इजिएस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। घन क्या होता है, आपने देखा होगा वो लूडो का जिसे छक्का कहते हैं, वो लूडो का छक्का आपने देखा होगा जी, आपने लूडो का छक्का देखी होगी। अब देखिए वो कैसा होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपको देखिए, इसे ही हम लोग क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं।
और आपने माचिस के मैच बॉक्स को देखा होगा, माचिस के तीली के डब्बे को देखा होगा। ये क्या हो गया, ये आपको क्यूबॉइड हो गया, जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं। दोनों में फर्क क्या हो गया, दोनों में फर्क क्या हो गया, इसमें घन में आपको, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होता है। लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई यह आपको समान होता है, ऊंचाई समान। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई असमान, ये इसमें असमान होता है। आई मीन ये क्या हो गया, हैविंग सेम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हैविंग सेम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सेम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। और इसमें क्या हो गया, हैविंग डिफरेंट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होता है। देखिए अब लेंथ ब्रेथ हाइट, यहां से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब देखिए आपको जो बुक होता है, वो बुक भी या कोई भी, ये आपको अभी बताता हूँ। ये आपका क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। यह घनाभ का उदाहरण होगा, घनाभ का उदाहरण होगा। और आप देखिए यह आपका किसका उदाहरण होता है, किसका एग्जाम्पल है, ये घन का उदाहरण है, ये क्यूब का उदाहरण है। इसलिए कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। आई मीन इट हैज सेम length breadth and height, so it is an example of cube, but it has different length breadth and height, so it is an example of cuboid। अब क्यूबॉइड और क्यूब में देखिए तो एक बात बताइए, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, सब ही ने मेजरमेंट अलग अलग है। तो अब जरा देखिए किसी में भी आप इसको देखेंगे कितने सरफेस होते हैं, कितने सतह होते हैं। तो कितने सतह होते हैं, देखिए इसमें यह एक सतह, दूसरा सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह। कितने सरफेसेज हो गए, 6 सरफेसेज हो गए। कितने आपको वर्टिसेज होते हैं, आई मीन शीट्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 शीट्स हो गए, 8 वर्टिसेज हो गए। और कितने एजेस, आई मीन किनारे, तो 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 4 इधर भी हो जाएगा, 5 6 7 8, 8 हो गया, फिर 9 10 11 12, यानी 12 किनारे हो गए। तो किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में, अब देखिए क्यूबॉइड है आपके सामने, ये क्यूब का भी एग्जाम्पल अगर लूंगा तो ये क्यूब का भी एग्जाम्पल लेंगे तो सेम वही बात है, लेंथ ब्रेथ हाइट उसमें अलग अलग था। कितने सरफेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने वर्टिसेज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एजेज हो जाएंगे किनारे, तो वही 12 होंगे, 1 2 3 4, फिर 4 इधर भी, 4 4 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। और फिर क्या हो गया आपको, 9 10 11 12, इसमें भी कितने हो गए, 12 किनारे हो गए। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि, मार्कर किधर होती है, कहने का मतलब ये हुआ कि घन में 6 सतह, 12 किनारे एवं 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ए क्यूब हैज 6 surfaces, 12 edges and 8 vertices। और क्यूबॉइड में भी क्या हो जाएगा, तो घनाभ में भी वही चीज है, घनाभ में 6 सतह,
12 किनारे एवं 8 शीर्ष होते हैं। देखिए जी, दोनों में सिर्फ लेंथ ब्रेथ हाइट का डिफरेंस है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, बाद बाकी तो सब ठीक ही है। एवं 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। आई मीन ए क्यूबॉइड हैज 6 surfaces, 12 edges and 8 vertices। ये इसमें भी होता है, ये उसमें भी होता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा, और कोई किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे देगा, क्यूब में कितने वर्टिसेज होते हैं जी, कितने एजेज होते हैं, कितने सरफेसेज होते हैं, ये इसको ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे क्या होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन तो रहता ही रहता है जी। अभी तो TRE 3 वाला जो आने वाला है उसमें भी ये सब चीज पूछना है, तो जो भी पढ़ेंगे आप उसको हमेशा याद रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, घनाभ का अगर वॉल्यूम, इसका हम आयतन लिखते हैं, आप में से बहुत आदमी जानते होंगे आयतन इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसे हम लोग कहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो लिखते हैं हम लोग L का पावर क्यू, यानी भुजा का पावर क्यू। जो भी इसकी उसकी तो सभी भुजाएं समान है ना जी, तो इसी को हम लोग लिखते हैं भुजा का पावर क्यू लिखते हैं। देखिए, आप बटा मत समझिएगा, इसी L के लिए मैंने भुजा लिखा है कि भुजा का पावर क्यू कहते हैं। अब देखिए, सवाल है कि यह आयतन इसका क्यों होता है, ये फॉर्मूला इसका क्यों होता है। तो जरा देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप दो फार्मूला को याद रखिएगा, बस सारे जितने भी रेगुलर फिगर्स हैं उनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया में, पृष्ठ क्षेत्रफल में कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक क्या याद रखिएगा, किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो, यानी किसी का भी आयतन निकालना हो, वो आपका होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट मतलब हिंदी में हो गई आधार क्षेत्रफल और इंटू क्या हो गया, ऊंचाई। यह आप याद रखेंगे। और दूसरा अगर रहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये अगर आपको पूछे तो आप सीधे आप याद रखेंगे कि बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी आधार परिमिति इंटू ऊंचाई। देखिए, ये दो याद रखिएगा, सभी रेगुलर फिगर के बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो बेस पेरीमीटर और हाइट का गुना कर दीजिएगा। तो अभी देखिए, घनाभ का बेस इंटू हाइट, अभी बेस एरिया इंटू हाइट आप देखेंगे, मैंने इसको बताया कि ये आपका क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। बेस एरिया, तो ये बेस क्या है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो रही है, हाइट अगर कहूँगा तो एरिया क्या हो गया इसका, ये तो रेक्टेंगल जैसा है ना जी, अरे ये रेक्टेंगल जैसा है ना। लेंथ इंटू ब्रीथ, तो बेस एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रीथ, और फिर क्या हो गया, इंटू हाइट, यानी इतना ही दूरी पे ना, इतनी ही दूरी पे ना, इसमें अगर पानी रखा जाए या कुछ रखा जाए तो ऊपर रहेगा। तो इसलिए बेस एरिया इंटू हाइट, ये जो है उसके बेसिस पे देखिए, बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू क्या होता है, हाइट। क्यूब में क्या होता है कि लेंथ ब्रीथ हाइट सब एक ही होता है, तो क्यूब के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेंथ की जगह पे L, ब्रीथ की जगह पे भी L, और हाइट की जगह पे भी L गुने L क्या हो जाता है, L क्यूब। इसलिए हम लोग घन का आयतन क्या कहते हैं, L क्यूब लिखते हैं। अब देखिए, घन का आयतन तो हो गया L क्यूब। अब अगर हम लोग लिखे इसके कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया, जस्ट ए मिनट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का की हिंदी हो गई कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप में से बहुत लोग जानते होंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है जी। और इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप लिखते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लिखते हो तो आपको पता है, आप लिखते हो 6L²। सवाल ये है इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्यों लिखते हैं और उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम वो क्यों लिखते हैं, तो इसको जरा समझ लेना है। सपोज कीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है जी, आप भूल गए, कोई रटने की जरूरत नहीं है, मैथ में सबका कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बेस होता है। अब देखिए अगर आप भूल गए इसका ये फॉर्मूला क्यों होता है, छोड़ दीजिए इन बातों को, जो मैंने लिखा आप खुद निकालिए। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, यानी चारों तरफ का निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, और ये क्या होता है, हाइट। तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। देखिए बाबू ये वाला का हो गया, ये जितना एरिया है उतना ही एरिया इधर भी होगा ना, तो इन दोनों के लिए इसको क्या करते हैं, 2LB। अब देखिए इसका निकालेंगे, ये क्या है आपका लेंथ है, ये क्या है, हाइट है। ये लेंथ है और ये हाइट है ना, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। और यह जितना है उतना ही इधर भी है, इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से, 2 गुने लेंथ इंटू हाइट। यह देखिए यह तो चौड़ाई थी ना, बेस, और ये क्या था, हाइट था ना, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया, BH, और जितना इधर है उतना ही इधर है, क्या हो गया, 2BH। सबको जोड़िए, 2 कॉमन ले लेंगे, LB प्लस LH प्लस क्या हो गया, BH। यही फॉर्मूला लिखा रहता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब नहीं भी फॉर्मूला याद है तो ऑलरेडी समझ लेंगे जी, ठीक है, क्या हो सकता है। अब देखिए इसी तरह से अगर आपके सामने हो, अब इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या है, इसका लिखा है 2LB प्लस BH प्लस LH, और क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों सेम होता है। अब तीनों सेम होता है तो 2L के जगह पे भी L लिखा, गुने B के जगह पे भी L लिखा, B के जगह पे L लिखा, H के जगह पे भी L लिखा, L के जगह पे भी L लिखा, H के जगह पे भी L लिखा। तो जरा देखिए, 2 गुने L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर, 2 गुने 3L स्क्वायर, 3 2 जा क्या हो गया, 6L स्क्वायर। इसलिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोग 6L स्क्वायर लिखते हैं। कितना आसान है ये, सिर्फ कंसेप्ट पे, कंसेप्ट क्लियर रहनी चाहिए, बात खत्म है। मैथ से आसान तो कुछ होता नहीं है। आप देखो अब इसमें से अब आप ही लोग थोड़ी मदद करोगे। अब रहे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया विदाउट लिड, जरा गौर करेंगे, सरफेस एरिया विदाउट लिड, यानी लिड कहते हैं ढक्कन को, बिना ढक्कन का, बिना ढक्कन का पृष्ठ क्षेत्रफल। बिना ढक्कन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सारे कुछ तो होंगे। अभी देखिए इसमें सारे कुछ तो होंगे, सिर्फ ढक्कन नहीं होगा ना, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला ये ढक्कन नहीं होगा। आई मीन सबको लिखेंगे लेकिन ये सरफेस एरिया घटा देंगे, मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 2LB प्लस BH प्लस LH। और देखिए ढक्कन नहीं है तो सिंपली आप उसको माइनस, सिंपली उसको आप माइनस क्या कर लेंगे, LB कर लेंगे, या आपका ना ढक्कन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इसमें हो जाएगा सरफेस एरिया विदाउट लिड, सरफेस एरिया विदाउट लिड, विदाउट लिड बराबर क्या हो गया, अब 6L स्क्वायर। वहां पे आपको 6 सरफेसेज है ना जी, 6 सरफेसेज हैं, सभी स्क्वायर जैसे हैं, वर्ग जैसे हैं, तो ठीक है। ऊपर का नहीं है तो ऊपर का नहीं है तो 6L स्क्वायर में से 1L स्क्वायर चला गया। आई मीन क्या हो जाएगा, इसी को 6L स्क्वायर में से अगर -L स्क्वायर कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, बराबर 5L² हो गया। वेरी सिंपल। अब देखिए आपके सामने अगर है सरफेस एरिया विदाउट लीड एंड बॉटम, आई मीन क्या, जरा इसको गौर करेंगे, यानी बिना ढक्कन एवं पेंदी, बॉटम कहते हैं पेंदी को जी, पेंदी का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए किसी के पास ऐसा बक्सा है जिसमें न ढक्कन है न पेंदी है, अब फिर भी कहता है कि बक्सा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे। आप जरा देखो, ऊपर वाला नहीं है जी, नीचे वाला नहीं है, तो हम टोटल सरफेस एरिया में, देखिए अभी मैं निकालना सिखाता हूँ। टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस LH होता है ना। घटा कितना देना है, ऊपर का LB घटा देना है लेंथ इंटू ब्रेथ, और नीचे का भी लेंथ इंटू ब्रेथ घटा देना है। यही दोनों पोर्शन नहीं है ना, तो कितना घटा देना है, 2LB घटा देना है। अब 2LB जब घटाना है तो क्या हो गया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH और माइनस क्या हो गया, 2LB माइनस 2LB प्लस 2LB कट गया, और ये दोनों कट गए तो क्या बच गया बाबू, ये 2BH प्लस 2LH। देखिए दो कॉमन ले लें, L प्लस B हो गया, और इधर क्या H भी कॉमन है, H कॉमन ले लिया, और ये 2H कॉमन ले सकते हैं ना, अरे 2H कॉमन ले सकते हैं तो 2H लिखेंगे तो फिर B प्लस L लिखेंगे ना, वही H को मैंने पीछे लिख दिया, इसको 2 को आगे लिख दिया, तो इसका क्या हो गया, ये 2L प्लस B इंटू H होता है। अब जरा देखिए, जब ये ढक्कन नहीं है, पेंदी नहीं है, तो आपका क्या बच गया, चारों वॉल बच गया ना, चारों दीवार बच गया ना, इसलिए इसी को लिखा हुआ देखिएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2L प्लस B इंटू H। इस केस में देखिएगा, तो उस केस में देखिएगा दोनों सरफेस नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 6L² में 2L² घट जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, 4L² हो जाएगा। वर्ग क्यूब में तो हर सरफेस वर्गाकार होता ना जी, तो सब में से L² को घटा देना है। अब देखिए इसका अगर पूछेगा डायगोनल, इसका अगर पूछे विकर्ण, तो विकर्ण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। अब देखिए डायगोनल का इसका होता है रूट अंडर L² जो B² प्लस H²। देखिए डायगोनल इसे कहते हैं L² जो B² जो H², और इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल क्या होता है विकर्ण जी, तो इसका विकर्ण होता है रूट अंडर 3L। सवाल उठता है कि रूट अंडर 3L होता क्यों है, देखिए बहुत सिंपल सी बात, ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर L² जो B² जो H²। अब LBH घन में क्या होता है, तीनों बराबर होता है, अब तीनों बराबर होता है तो L², B के जगह पे भी क्या लिख दिया, L², H के जगह पे भी क्या लिख दिया, L², रूट अंडर क्या हो गया, 3L², और 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर से रूट हट जाता है L, यानी रूट अंडर 3 लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इतने ही फार्मूला, आप बोलोगे कि सर इतना फार्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर पढ़ा क्यों रहा है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि फार्मूला में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ आपको कब क्या निकालना है, यहाँ 9th-10th में आते आते यह समझने की बात होती है। जैसे देखिए जूनियर सेक्शन में पूछ देगा किसी भी घनाभ का लेंथ ब्रीथ हाइट इतना है, आई मीन ए क्यूबॉइड हैज लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, वो सो ऑन दे देगा, और तब कहेगा वहां पे कि फाइंड वॉल्यूम। यहाँ क्या होगा कि आपको ये नहीं कहेगा फाइंड वॉल्यूम, वो बोलेगा कि इसमें कितना वाटर आ सकता है जी, इसमें कितने दूध आ सकते हैं। तो ये समझना है वॉल्यूम किसको कहते हैं, ये वॉल्यूम किसको कहते हैं, कंटेनिंग कैपेसिटी, यानी उसमें कितना अट सकता है, बोलेगा कितना एयर उसमें कंटेन कर सकता है, कितनी हवा। तो देखिए आपको हमें आप समझना है, ये जो कंटेनिंग कैपेसिटी होती है वही वॉल्यूम कहलाता है।
आई मीन वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम, हमें आयतन निकालना है। अब ऐसे भी क्वेश्चन है आपके बुक में, वो दे देगा कि एक क्यूबॉइड जैसा कमरा है जी, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट इतना है, अब उसमें एक आदमी के लिए इतने एयर का नीड है, तो बताओ कितने आदमी रह सकते हैं। तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर एक आदमी का जितना नीड है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपको निकलवाना उससे वॉल्यूम ही है, लेकिन थोड़ा पूछने का अंदाज बदल दिया। अब देखिए, अगर आपको ये समझना है कि वॉल्यूम का मतलब होता है कंटेनिंग कैपेसिटी, उसमें कोई चीज़ कितना अट सकता है, और ये चीज़ हमको समझना है इसमें कि यहाँ पे कि कब हमें क्या निकालना है। बाद बाकी तो सब कुछ आप जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, अगर रहे कि एक बक्सा है, एक बॉक्स है और उसको कलर करना है, तो बॉक्स को कलर करना है तो आप देखो जी, चारों तरफ से कलर करना है। आई मीन यू हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना होगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसी में तो अब वो जूनियर सेक्शन में दे देता कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसका कट सरफेस एरिया आई मीन कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, और यहाँ आपको दे देगा कि इसको रंगना है जी, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना रुपया है, कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये हमको समझना है कि कब हमें क्या निकालना। अगर दे दे कि ठीक है भाई, एक बड़ा सा कमरा है, इसमें सबसे लंबा रोड कितना बड़ा हट सकता है, आई मीन यू हैव टू फाइंड आउट डायगोनल, मतलब आपको विकर्ण निकालना है। अब वहाँ जूनियर सेक्शन में दे देता है फाइंड आउट करो ये डायगोनल को या विकर्ण निकालो, यहाँ पे दे देगा कि कितना लंबा रोड रखना है। तो ये बात को ध्यान देंगे और बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कुछ बातों को। अभी हमने लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बाबू, ये वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अभी हमने क्यूबॉइड पढ़ा है, हम आगे भी पढ़ाएंगे। आज वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए उधर में सिलेंडर को छोड़ देंगे, सिलेंडर और वो कोन वगैरह को, अभी कल भी उसमें मिलेंगे तो बताएंगे। अब सपोज कीजिए, अगर आपके सामने रहेगा कि एक ऐसा डब्बा है जिसका बेस ट्रायंगुलर है, ठीक है, ऐसे डब्बा होते हैं जी, आपको सेंट वगैरह का ऑलवेज मिल जाएगा। इसका हाइट दे देगा, इसका वॉल्यूम पूछेंगे। डोंट आप एकदम बिल्कुल डरिए मत, अपने ज्यादा सोचिए। हमने कहा बेस एरिया इनटू हाइट। अब ये ट्रायंगुलर बेस है तो गौर करना है कि वहां दिया रहेगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आई मीन समबाहु त्रिभुज अगर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, √3/4 इंटू साइड या साइड स्क्वायर, ये बेस एरिया हो गया, और इनटू हाइट, जो हाइट है इससे गुना कर दिए, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर दे दिया कि नीचे विषमबाहु त्रिभुज जैसा क्षेत्रफल है तो कोई बात नहीं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी इंटू S माइनस ए। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जितना भी बेस एरिया आधार क्षेत्रफल जिस तरह का दिया है, अगर दे दे कि ये वर्गाकार है जी, तो वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, हाइट से गुना कर दीजिए, आधार क्षेत्रफल निकाल के हाइट से गुना कर दीजिए, जितने भी रेगुलर हैं फिगर सबके आपको वॉल्यूम निकलेंगे ही निकलेंगे। अब इधर में कट सरफेस एरिया, अब कट सरफेस एरिया किसको कहते हैं, ये चारों ओर के एरिया को ना जी। तो बेस पेरीमीटर इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया, चारों ओर का डिस्टेंस होता है। तो सपोज कीजिए इसका कहें कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कोई बात नहीं, नीचे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे। आपको पता है पेरीमीटर तीनों साइड का जोड़ होता है। अब अगर समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका 3 इंटू साइड होता है, जो भी है, नीचे पेरीमीटर निकाल के हाइट से गुना कर दीजिए, वो आपका क्या निकल जाएगा, उसका ये आपको वर्कपीस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसी भी फिगर के साथ कर सकते हैं आप ये, किसी भी फिगर के साथ आप ये कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर एक कोई बड़ा चीज है और उससे कई छोटे छोटे चीज बनाने हैं, अब मैं इसको इरेज करता हूं जी, कर लूं। देखिए एक बात, आप दो बातें और आप देख लीजिए, आज का वीडियो लंबा तो हो रहा है लेकिन एग्जामिनेशन का टाइम है जी, जितना ज्यादा से ज्यादा निकल जाए उतना ही अच्छा होगा। देखिए दो बातें ध्यान रखेंगे, यदि एक बड़े को पिघला के काट के कई छोटे छोटे बनाने हैं, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होंगे, छोटी छोटी वस्तुओं, उनकी संख्या किसके बराबर होगी, तो बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से भाग कर दीजिए। आई मीन यदि एक बड़ी वस्तु को
पिघलाकर, एक बड़ी वस्तु को पिघलाकर या काटकर कई छोटी छोटी वस्तुएं बनानी हो, कई छोटी छोटी वस्तुएं बनाई गई हो तो छोटी वस्तुओं की संख्या, छोटी वस्तुओं की संख्या बराबर है बड़े वस्तु का आयतन बटे क्या हो गया, छोटे वस्तु का आयतन। अब देखिए, बड़े वस्तु का आयतन बटे छोटे वस्तु का आयतन, I mean if a bigger object is melted or cut to form a smaller object, then the number of a smaller objects is equal to volume of bigger object by volume of a smaller object। एक क्वेश्चन भी है आपकी किताब में, ये दिया हुआ, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा ये 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन उससे बनाए जा सकते हैं। ऐसा भी लिख सकता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल एक छोटी सी बात कहें कि आपको छोटे घनों की संख्या मैंने क्या कहा, बड़े घन का आयतन और बटे क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। अब बड़े घन का आयतन वो क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का पावर क्यू, I mean 8 का पावर क्यू, अब ये भी बताया। फिर छोटे घन का आयतन 2 का पावर क्यू, 8 into 8 into 8 by 2 into 2 into 2, 2 4 2 2 2 2 8 8 जा 64, 8 जो आंसर। अगर हमें याद है तो सेम यही क्वेश्चन है और मेजरमेंट भी 8 और 2 ही दिया हुआ है। तो यह एक बात ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, आज तो मैंने कोशिश किया जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आप भी इसको देखेंगे, समझेंगे, फिर इस पर वर्कआउट करेंगे। हम आप सभी को ये बात कहते हैं, अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें डाउट हो, आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे, हम निश्चित रूप से उसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो आप इसे पढ़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं, और वीडियो अंतिम तक पूरा देखना जी, नहीं तो फिर बीच में हमें लगता है कुछ बच्चे देख के छोड़ देते हैं, तो फिर कैसे होगा वो पूरा। अब तो एग्जाम का समय है, थोड़ा इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप इसे देखेंगे, और बस आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। गुड नाइट, धन्यवाद।